कि किस्मत का लिखा कभी कोई नहीं बदल सकता है। किस्मत में जो लिखा है वो होकर ही रहता है, फिर चाहे वो देर से ही क्यों ना हो। सुखीराम नाम का एक व्यक्ति हाथों की लकीरें देखकर भविष्य बताने का कार्य किया करता था। सुखीराम जो कुछ भी लोगों को भविष्य के बारे में बताता था, वो सारी बातें सच हो जाया करती थी। दूर दूर के गांव और राज्य के लोग सुखीराम से अपने हाथों की लकीरें दिखाकर भविष्य जानने के लिए आया करते थे। सुखीराम अपनी पत्नी पूर्णिमा और अपने बेटे विकास के साथ रहा करता था। स्वभाव से भी सुखीराम बहुत ही ज्यादा अच्छा था और वो कभी किसी के साथ किसी तरीके का धोखा भी नहीं किया करता था। ऐसे ही एक दिन सुखीराम के पास एक आदमी आता है और बोलता है, बाबा जी, आपने जैसा जैसा कहा था मैंने सब कुछ वैसा ही किया और मेरा घाटे में जाता हुआ व्यापार फिर से रात दुगनी और दिन चौगनी तरक्की करने लग गया। आप सच में बहुत ही दयावान हैं बाबा। आपकी भविष्यवाणी एकदम सच होती है। हम तो बस किस्मत का लेखा जोखा ही बताते हैं। बाकी सब तो ऊपर वाले के हाथों में है। उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है। बस आप मेरे हाथों की लकीर देखकर ये बताइए कि यदि मैं अपना एक नया व्यापार शुरू करूं, तो क्या मुझे उसमें लाभ होगा या फिर नहीं होगा। सुखीराम उस आदमी के हाथों की लकीरों को देखता है और अपने हाथों पर कुछ गणना करने लगता है, जिसके बाद वो उस आदमी से बोलता है, आप किसी भी व्यापार में इस वक्त यदि अपना हाथ डालेंगे तो वो व्यापार आपको लाभ ही देगा। आपके लिए ये समय व्यापार करने का सबसे उचित समय है। ठीक है बाबा जी, जैसा आप कहें। इतना कहकर वो आदमी दान पेटी में सुखीराम के लिए दक्षिणा डालता है और वहाँ से चला जाता है। दिन गुजरते चले जाते हैं। हर दिन कोई न कोई सुखीराम के पास अपना भविष्य जानने के लिए आता ही रहता था। ऐसे ही एक दिन सुखीराम का बेटा विकास अपने पिता के पास आता है और बोलता है, पिताजी, आप सबका भविष्य बताते हैं, मेरा भी भविष्य बताइए ना। अरे तुम तो अभी बहुत छोटे हो बेटा, तुम अभी से अपना भविष्य जानकर क्या करोगे। जी, यदि आप सबका भविष्य बताते हैं तो फिर अपने बेटे को भी बता दीजिए ना, उसे भी तो हक है अपना भविष्य जानने का। कैसी बातें कर रही हो भाग्यवान, अभी ये बहुत छोटा है, अभी इन बातों का क्या फायदा। जब ये जिम्मेदारियां संभालने के काबिल हो जाएगा तब बताएंगे इसकी किस्मत में क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। पर थोड़ा सा बता दीजिए ना पिताजी, ऐसे दिल क्यों तोड़ रहे हैं आप मेरा। अच्छा ठीक है, लब अपना हाथ दिखाओ। सुखीराम अपने बेटे का हाथ पकड़ता है और उसकी लकीरें देखने लगता है। और इससे पहले कि सुखीराम कुछ बोलता, तभी सुखीराम के पास राजा महेंद्र आ जाते हैं। सुखीराम और उसकी पत्नी जल्दी से हाथ जोड़कर राजा महेंद्र सिंह को प्रणाम करते हैं और सुखीराम बोलता है, राजा जी, आप यहाँ पर? आपको मुझसे कुछ काम था तो मुझे महल में बुला लिया होता। अरे नहीं नहीं, हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा तुमसे मिलते चले। हम किसी कार्य से आए हैं तुम्हारे पास। जी बताइए, क्या कार्य है आपको मुझसे? हमने सुना है कि तुम सबका भविष्य बताते हो, किसकी किस्मत में क्या लिखा है ये सब बताते हो। तो जरा हमारा हाथ देखकर भी बताइए कि हमारी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। जी महाराज, जैसा आप कहें, मैं अभी आपका भविष्य बता देता हूँ। अपना दाहिना हाथ मुझे दिखाइए। सुखीराम के कहने पर राजा महेंद्र सिंह अपना दाहिना हाथ सुखीराम के हाथों पर रख देते हैं। सुखीराम राजा साहब के हाथों की लकीरों को अच्छे से देखने लगता है और कुछ देर बाद वो राजा महेंद्र से बोलता है, आपके हाथों की लकीर बता रही है कि आपकी मृत्यु एक शेर की वजह से होगी। शेर की वजह से होगी? पर हम तो शिकार करने में बहुत ज्यादा माहिर हैं। हमने कई शेरों का शिकार किया है। आज तक हमें किसी शेर ने नाखून तक नहीं मारा है। लेकिन आपकी किस्मत में तो यही लिखा हुआ है कि आपकी मृत्यु की वजह एक शेर बनेगा और आपके पास ज्यादा समय भी नहीं है। ये तुम क्या बोल रहे हो? यदि हमें कुछ हो गया तो हमारे बाद हमारी रानी
हमारे महल, हमारी प्रजा, हमारे राज्य, इन सब का क्या होगा? मैं तो केवल आपको वही बता रहा हूँ जो किस्मत में लिखा हुआ है, जो आपके हाथों की लकीरें हैं बयां कर रही है। अगर ऐसा है तो मैं अपने हाथों की लकीरों का लिखा हुआ बदल दूंगा। मेरी किस्मत में अगर किसी शेर के हाथों मरना लिखा है तो मैं अपनी किस्मत को बिल्कुल बदल कर रख दूंगा। आप कोशिश करके देख सकते हैं। मेरा कार्य केवल आपको सत्य बताना था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। सुखीराम की बातें सुनने के बाद राजा महेंद्र वहाँ से चले जाते हैं। अब सुखीराम की भविष्यवाणी सुनकर राजा महेंद्र काफी ज्यादा चिंतित हो जाते हैं और अपने राजा को इस तरह से चिंतित देखकर राजा महेंद्र के मंत्री सोमेश्वर उसे बोलते हैं। क्या बात है महाराज, आप बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं। आज एक भविष्य बताने वाले व्यक्ति ने हमसे कहा है कि हमारे किस्मत में लिखा हुआ है हमारी मृत्यु एक शेर के द्वारा की जाएगी और हमारे पास ज्यादा समय भी नहीं है। आप कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? भला आप भी इन सब में यकीन करने लगे? अरे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों हमें उस व्यक्ति की कही हुई बातें सत्य लग रही है, और अगर ऐसा हो गया और हमारी मृत्यु हो गई तो हमारे राज्य का क्या होगा? हमें इसी बात की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। महाराज आप चिंता न करें, आपको कुछ नहीं होगा, आपको दीर्घायु की प्राप्ति होगी। नहीं नहीं, हम अपने राज्य और अपने जीवन की आयु को लेकर किसी भी तरीके का कोई खतरा अपने सिर पर नहीं ले सकते हैं। तो फिर आप क्या करना चाहते हैं महाराज? हम अपनी किस्मत का लिखा ही बदल देंगे। ये कैसे महाराज? किस्मत का लिखा किस प्रकार से बदला जा सकता है? हम इतने बड़े शिकारी हैं, हम अपने इलाके के सभी शेरों का शिकार कर देंगे। एक भी शेर को हम जिंदा नहीं रहने देंगे, और जब शेर ही नहीं होगा तो फिर हमारे मरने की वजह कौन बनेगा? आपकी बातों में दम तो है महाराज, पर क्या सच में ऐसा ही करेंगे? अपने राज्य की सुरक्षा के लिए और अपनी दीर्घायु के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें हमारे राज्य से प्रिय कुछ भी नहीं है। ठीक है महाराज, जैसा आप चाहें। तो क्या आप शिकार पर आज ही जाना चाहेंगे? आज और इसी वक्त हम जंगल में शिकार के लिए जाएंगे। हमारे लिए शिकार पर जाने की सारी व्यवस्था करवाई जाए। जहाँ एक तरफ राजा महेंद्र सिंह अपनी किस्मत को बदलने में लगे हुए होते हैं, वहीं दूसरी तरफ पूर्णिमा सुखीराम से बोलती है, जी आपने कहीं राजा साहब को कुछ गलत तो नहीं बता दिया? कहीं वो हमें इस बात की सजा तो नहीं देंगे? अरे मैं किसी को कुछ गलत नहीं कहा है। भाग्यवान जो सत्य था वही कहा है। किस्मत का लिखा कभी बदला नहीं जा सकता है। तो इसका मतलब कि थोड़े वक्त बाद राजा की किसी शेर द्वारा मृत्यु हो जाएगी? अब ये तो राजा महेंद्र सिंह और उसके किस्मत का खेल है। देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं होता है। राजा महेंद्र सिंह अपने मंत्री सोमेश्वर और कुछ दासकों के साथ शिकार के लिए जंगल में निकल जाते हैं और शेर का शिकार करना शुरू कर देते हैं। दिन गुजरते चले जाते हैं और हर दिन महाराज सोमेश्वर शेर का शिकार करते रहते हैं। एक एक करके राज्य के सभी शेरों का शिकार कर दिया जाता है। ऐसे ही एक दिन सोमेश्वर राजा महेंद्र से बोलते हैं, महाराज हमने अपने राज्यों के शेरों का खात्मा तो कर दिया, अब आसपास के इलाकों के शेर ही बचे हुए हैं। तो हम उनका भी खात्मा कर देंगे। हमें अपने राज्य में और अपने आसपास के किसी भी राज्य में एक भी शेर नहीं चाहिए। पर महाराज हम किसी और राज्य के शेरों का शिकार कैसे कर सकते हैं? हमें वहाँ के राजा से इस बात की आज्ञा लेनी होगी। दौलत के दम पर किसी से कुछ भी करवाया जा सकता है। जितनी दौलत हमारे पास है उसे आसपास के राज्यों के राजा को दे दो और हर एक शेर को ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर दो। आपकी जो आज्ञा महाराज, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। राजा महेंद्र के कहे अनुसार सोमेश्वर अब अपने आसपास के राज्यों के राजा को हर एक शेर की मुंह मांगी कीमत देते हैं।
और ढूंढ ढूंढ कर सभी शेरों का शिकार करवा देते हैं। अब राजा महेंद्र के राज्य में और उनके आसपास के किसी भी राज्य में कोई शेर या शेर का बच्चा भी नहीं था। शेरों को खत्म करने के बाद फिर से राजा महेंद्र सुखीराम के पास जाते हैं और बोलते हैं, तो अब देखिए हमारे हाथों की लकीरें। अब तो हम अपने राज्य के और अपने राज्य के आसपास के सभी राज्यों के शेरों का खात्मा कर चुके हैं। क्या अभी हमारे किस्मत में यही सब कुछ होना लिखा है कि हमारी मृत्यु एक शेर के द्वारा हो जाएगी? मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं अभी आपके हाथों की लकीरें देखकर आपको सारा सत्य बता देता हूँ। आपकी किस्मत में अभी भी आपकी मृत्यु एक शेर के हाथों ही लिखी है महाराज। ऐसा होना बिल्कुल असंभव है। जब कोई शेर है ही नहीं, शेर का कोई बच्चा भी नहीं है, तो फिर हमारी मृत्यु कैसे हो सकती है? मैं तो वही बता रहा हूँ महाराज, जो आपकी किस्मत में लिखा है, जो आपकी लकीरें कह रही हैं। इसका मतलब कि तुम झूठ बोल रहे हो। हम अपनी किस्मत का लिखा हुआ बदल चुके हैं। अब हमें कोई शेर नहीं मार सकता। आप यकीन न करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है महाराज, लेकिन सत्य तो यही है, और ये सत्य मैं अब बदल चुका हूँ। अब ये सत्य यह है कि कोई मुझे शेर नहीं मार सकता। अब सत्य यह है कि मुझे कोई शेर नहीं मार सकता। मैं अपनी किस्मत का लिखा बदल चुका हूँ और तुम्हें झूठ साबित कर चुका हूँ। तुम लोगों को झूठी भविष्यवाणी करके बताते हो। सुखीराम फिर से राजा महेंद्र के हाथों की लकीरों को देखता है और इस बार भी उनके हाथों की लकीरों में वही बात लिखी होती है जो पहले सुखीराम ने कही थी, और सुखीराम बोलता है। इतना कहकर राजा महेंद्र वहाँ से चले जाते हैं और राजा महेंद्र के जाते ही पूर्णिमा अपने पति से बोलती है, जी महाराज ने ये अच्छा नहीं किया। उन्होंने न जाने कितने मासूम शेरों का शिकार करके अपनी किस्मत का लिखा बदल दिया। किस्मत का लिखा कभी नहीं बदला जा सकता भाग्यवान। होगा वही जो ईश्वर ने लिखा है। पर कैसे? अब तो कोई शेर है ही नहीं, तो फिर आपके वचन सत्य कैसे होंगे? ये तो ईश्वर ही तय करेंगे। ये किस्मत का खेल ईश्वर का रचाया हुआ है, इसे ईश्वर ही खत्म करेंगे। तुम बस देखती जाओ। अब जब से राजा महेंद्र ने शेरों का शिकार करके सुखीराम की भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया था, तब से बहुत ही कम लोग सुखीराम के पास अपना भविष्य जानने के लिए जाया करते थे, जिस वजह से सुखीराम के घर की आर्थिक हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। पर फिर भी सुखीराम अपना जीवन बहुत आराम से बिता रहा होता है और किसी से कोई शिकायत नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ राजा महेंद्र अपने महल में आराम से बैठे अपनी दीर्घायु के सपने सजा रहे होते हैं। ऐसे ही एक दिन राजा महेंद्र की रानी इंद्रावती उनके पास आती है और बोलती है, महाराज, हमारे इकलौते पुत्र का जन्म दिवस आ रहा है। हम जानते हैं महारानी कि आप क्या करना चाहती हैं अपने पुत्र के जन्म दिवस पर। हम चाहते हैं कि हम पूरे राज्य वालों के लिए एक बड़े से मेले का आयोजन करें, जहाँ पर खाने पीने के साथ साथ सजावट की, खेल खिलौने की खूब सारी दुकानें हों। पूरा राज्य हमारे पुत्र के जन्म दिवस का आनंद ले। बस इतनी सी बात? आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा महारानी। इतना कहकर राजा महेंद्र सिंह अपने एक दास द्वारा अपने मंत्री को बुलवाते हैं और बोलते हैं, सोमेश्वर सिंह, महारानी का हुक्म है कि हमारे पुत्र के जन्म दिवस पर राज्य में एक बड़े से मेले का आयोजन किया जाए, जहां पर खाने, खिलौने और साज सजावट की सभी दुकानें हों। जो हुक्म महारानी जी, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। हम मेला लगवाने की सारी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। अब महाराज और महारानी के कहे अनुसार राज्य में मेला लगवाने की तैयारी शुरू कर दी जाती है। पूरे राज्य को बता दिया जाता है कि महाराज अपने बेटे के जन्म दिवस की खुशी में राज्य में मेला लगवा रहे हैं और राज्य के सभी लोग इस मेले में आमंत्रित हैं। इस मेले की खबर सुखीराम को भी पहुंचती है और सुखीराम अपनी पत्नी से बोलता है, भाग्यवान, राजा की मृत्यु का समय निकट आ रहा है। ये उनके जीवन का आखिरी जश्न है। ये आप क्या कह रहे हैं? वो हमारे राजा हैं। आप उनके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यही उसकी किस्मत में लिखा हुआ है।
ये उनका इस राज्य में आखिरी जश्न है। पर क्या पता कि किस्मत का लिखा बदल जाए। महाराज ने इतने सारे शेरों का शिकार किया है, क्या पता ईश्वर उनकी किस्मत का लिखा बदल ही दे। उन्होंने हमें झूठा कहा था ना, पर असल में तो वो एक भ्रम में जी रहे हैं कि उन्होंने दीर्घायु प्राप्त कर ली है, पर जल्द ही उनका ये भ्रम टूट जाएगा। दिन गुजरते चले जाते हैं और आखिरकार राजा महेंद्र सिंह और रानी इंद्रावती के पुत्र का जन्म दिवस आ ही जाता है। राज्य के सभी लोग अपने घरों से निकलकर मेले में जाते हैं। राजा महेंद्र सिंह और रानी इंद्रावती भी अपने पुत्र के साथ पूरे मेले का भ्रमण करते हैं। तभी राजा महेंद्र सिंह के बेटे को एक खिलौने की दुकान पर एक लकड़ी का शेर पसंद आ जाता है और वो उसे लेने की जिद करने लगता है। राजा महेंद्र सिंह अपने बेटे को वो लकड़ी का शेर खरीद कर दे देते हैं। राजकुमार को वो लकड़ी का शेर इतना ज्यादा पसंद होता है कि वो हर वक्त उसी के साथ खेलता रहता था। ऐसे ही एक दिन राजा महेंद्र सिंह उस लकड़ी के शेर को अपने हाथों में उठाते हैं और उसे देखते हुए बोलते हैं, यही शेर हमारी मृत्यु का कारण बनने वाला था ना, पर हमारी मृत्यु का कारण ही समाप्त हो चुका है। अब कोई वास्तविक शेर हमारे राज्य में है ही नहीं, और ये केवल बस ये लकड़ी का मामूली सा शेर है। इस शेर से तो हमें कोई खतरा नहीं है। आखिर ये लकड़ी का शेर हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। इतना कहकर राजा महेंद्र सिंह उस लकड़ी के शेर पर अपना हाथ फिराते हैं और लकड़ी की फांस निकलकर राजा साहब की उंगली में फंस जाती है और उन्हें हल्का सा दर्द महसूस होता है। वो अपनी उंगली को देखते हैं पर उन्हें कुछ नजर नहीं आता और वो खुद से बोलते हैं, दर्द तो हुआ, लेकिन समझ में नहीं आया कि आखिर चुभा क्या था हमें। खैर कोई बात नहीं, सभा का समय हो रहा है, अभी हमें वहाँ जाना है। सभी लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आपकी उंगली की पकने की वजह क्या है। ये जख्म तो बढ़ता ही चला जा रहा है। हमने मलहम लगा दिया है, आपको 1 से 2 दिन के भीतर आराम आ जाएगा। पर हमें अत्यंत पीड़ा हो रही है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अगर हम इस प्रकार दर्द से तड़पते रहेंगे तो अपने राज्य के कार्यों को कैसे देखेंगे। आप चिंता मत कीजिए महाराज, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये जख्म भरने में थोड़ा वक्त तो लगता है। आप समय पर औषधि लेते रहें और मलहम लगाते रहें। इतना कहकर वो वैद्य वहाँ से चले जाते हैं। दिन गुजरते चले जाते हैं पर राजा महेंद्र की उंगली का जख्म ठीक होने की जगह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बात इतनी ज्यादा हाथ से निकल जाती है कि उनका पूरा हाथ ही उस जख्म की चपेट में आ जाता है और राजा की हालत दिन ब दिन बहुत ज्यादा खराब होती जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। किसी भी वैद्य की कोई दवाई राजा महेंद्र पर असर नहीं दिखाती और आखिरकार लकड़ी के शेर की एक फांस की वजह से राजा महेंद्र सिंह मौत की तगर पर आ जाते हैं। सुखीराम को जब राजा की हालत के बारे में पता चलता है तो वो अपनी पत्नी पूर्णिमा के साथ राजा के महल में आते हैं और सुखीराम को देखकर राजा महेंद्र बोलते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपका अंतिम समय आ चुका है महाराज। अंतिम समय आ चुका है? क्या मतलब है? तुमने तो कहा था कि हमारी मृत्यु एक शेर के हाथ होगी, लेकिन किसी भी शेर ने हम पर हमला नहीं किया है। क्या आप सच कह रहे हैं? आपके आसपास इस वक्त कोई शेर नहीं है। सुखीराम इतना बोल रहा होता है कि तभी वहाँ पर रानी इंद्रावती अपने पुत्र के साथ आ जाती है और उनके पुत्र ने इस वक्त हाथों में वही लकड़ी का शेर पकड़ा हुआ था जिसकी वजह से राजा महेंद्र की ये हालत हुई थी। उस शेर को देखते ही सुखीराम बोलता है, महाराज, ये भी तो एक शेर ही है ना, लेकिन ये एक लकड़ी का शेर है। क्या आपको पता है कि आपकी ऐसी हालत क्यों हुई है? यदि हमें पता होता तो हम अपना सही इलाज न करवा लेते। आपकी हालत इसी लकड़ी की शेर की वजह से हुई है। आपकी उंगली का जो जख्म था वो इसी शेर की वजह से हुआ था। शायद आपको नहीं पता कि लकड़ी की फांस अगर ज्यादा गहराई में चली जाए
तो वो अंदर ही अंदर जख्म बनाना शुरू कर देती है। सुखीराम की बात सुनकर राजा महेंद्र को वही दिन याद आ जाता है जिस दिन लकड़ी के शेर को सहलाते वक्त उन्हें अपने हाथ में दर्द महसूस हुआ था। लेकिन अब राजा महेंद्र की हालत जरूरत से ज्यादा खराब थी और उनके बचने की कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। अब राजा महेंद्र को समझ आ गया था कि सुखीराम ने उसकी किस्मत के बारे में जो भी बताया था वो सारी बातें बिल्कुल सत्य थी। राजा महेंद्र को अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सुखीराम से बोलते हैं, तुमने सच कहा था कि हमारी मृत्यु एक शेर के हाथों ही होगी। अपनी मृत्यु को टालने के लिए, अपनी किस्मत को बदलने के लिए न जाने हमने कितने मासूम शेरों की बलि चढ़ा दी। काश कि हम ऐसा न करते तो शायद ईश्वर हमें एक मौका ही दे देते। इतना कहकर राजा महेंद्र सिंह अपनी पत्नी और बाकी सभी राज्य वालों को सुखीराम की भविष्यवाणी के बारे में बताते हैं और कुछ क्षण बाद ही राजा महेंद्र की मृत्यु हो जाती है। राजा महेंद्र की मृत्यु के बाद सभी को एक चीज अवश्य समझ आ जाती है कि किस्मत का लिखा कभी कोई नहीं बदल सकता है। किस्मत में जो लिखा है वो होकर ही रहता है, फिर चाहे वो देर से ही क्यों ना हो। और आखिरकार राजा महेंद्र की मृत्यु एक शेर द्वारा ही होती है, फिर भले ही वो शेर लकड़ी का ही क्यों ना हो।